नमस्कार। आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास लेंगे, रसायन विज्ञान का। इसमें देखेंगे कि रसायन, इसके पहले हम लोग बायो का क्लास, फिजिक्स का क्लास और केमिस्ट्री का भी क्लास ये है। केमिस्ट्री में देखें, केमिस्ट्री में परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मतलब एटम। अब जैसे हमने बताया था कि सबसे मूल कण यानी सबसे छोटा कण किसी भी पदार्थ का, किसी भी सबस्टेंस का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है, एटम होता है। ठीक है। इसके सबसे पहले जो है डाल्टन नामक वैज्ञानिक था। इन्होंने बताया था कि 19वीं शताब्दी में इन्होंने बताया था कि जो है सबसे पदार्थ का छोटा कण होता है, क्या होता है? परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है। और परमाणु जो है अविभाज्य होता है, उसमें किसी टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता और वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इतनी ही बात उन्होंने बता करके जो है छोड़ दिया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे और वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो भाई परमाणु, अब हम सबसे पदार्थ के बारे में सोच लेते हैं। जैसे पदार्थ किसे कहते हैं? यानी वह जो जगह घेरता है और जिसमें भार होता है। तो समझ लें आप, दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी पदार्थ हैं। जैसे हवा भी भार घेरती है, हवा गुब्बारे में भर करके तो वजन हो जाता है गुब्बारा है। केवल एक चीज़ है, जैसे लाइट है, लाइट में भार नहीं होता है। तो इस तरीके से लाइट को जो है पदार्थ नहीं कहा गया, नहीं तो दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सभी को पदार्थ कहा गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि उसकी बात जो है, डाल्टन के बाद जो है रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने क्या किया कि उनका जो बताया हुआ था कि भाई सबसे छोटा जो है परमाणु होता है, एटम होता है, तो उस पर इन्होंने खोज करने के लिए क्या किया कि सोने की पतली चद्दर, पतली पन्नी जो है ले करके और उस पर कुछ किरणों का उन्होंने प्रयोग किया। कुछ किरणें जो हैं अल्फ़ा स्कैटरिंग जिसे कहा गया, अल्फ़ा प्रकीर्णन के नाम से कहा गया, उसका इन्होंने प्रयोग किया। और उस पर उन्होंने जब सोने की चद्दर पे जो है किरणों का प्रयोग किया तो देखा कि कुछ किरणें जो है सीधी रेखा में निकल गई। तो उन किरणों को उन्हें गामा किरणों से ही उन्होंने प्रयोग किया था। गामा किरणें बहुत तेज होती हैं, उनकी जो भेदन क्षमता बहुत तेज होती है। ठीक है। तो इस तरीके से जो बहुत सीधी रेखा में निकल गई तो उन्होंने उसका नाम रख दिया, वो गामा किरणें थी। और कुछ किरणें जो है जो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज उसमें था, तो जो माइनस की तरफ चली गई तो उनका नाम जो है भाई माइनस की तरफ जो जाएंगी वो प्लस किरणें हो जाएंगी, अल्फा किरणें हो गई। और जो प्लस की तरफ गई उन्होंने उसका नाम बीटा किरणें रख दिया। और कुछ किरणें जो है बीच से वापस चली आई। तो रदरफोर्ड ने इतना ही खोज करके केवल यह बताया कि जो परमाणु होता है वह खोखला होता है और उसको मध्य में एक ठोस आकार की आकृति होती है, जिसको उन्होंने नाभिक कहा, न्यूक्लियस कहा। और उसमें उन्होंने कुछ खोजा नहीं, और उन्होंने यह बताया, दो तीन चीज़ें बताया कि जो परमाणु के मध्य में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और किनारे किनारे खोखला होता है, और वह आकार में गोल होता है। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में छोटा होता है, वही नाभिक बीच में रहेगा, वो छोटा होता है। फिर उन्होंने कहा कि सोने वही इस तरीके से करके छोड़ दिया। फिर उसके बाद ये वैज्ञानिक उसमें लगे रहे। इतना करने के बाद फिर एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था गोल्डस्टाइन ने क्या किया कि जब देखा कि बीच में नाभिक होता है और किनारे किनारे पे जो है कुछ नहीं होता है, तो उन्होंने कहा कि नाभिक अगर बीच में है या किनारे कुछ नहीं है, तो उन्होंने खोजने का प्रयास किया। जब खोजते खोजते इन्होंने काफ़ी विकिरणों का प्रयोग करके अपने जो प्रयोगशाला में ले जा करके परमाणु को भी रिसर्चर थे ही, वैज्ञानिक थे ही, खोज करते करते जब इन्होंने देखा तो कहा कि अरे यार, इसमें तो एक छोटा सा कण दिखाई दे रहा है। फिर रदरफोर्ड के यहाँ ये लेके गए कि आपने तो बताया था कि भाई उसके बीच में नाभिक होता है और वहाँ ऐसा कोई कण नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि अरे यार, ये कण है जो जिसपे धन आवेश है। कौन सा आवेश है? धन आवेश। तो उसका नाम उन्होंने प्रोटॉन रख दिया। तो इसलिए कहा जाता है प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टाइन ने किया। लेकिन नामकरण किसने किया? जो है रदरफोर्ड ने किया। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये यहीं तक हो जाता है। फिर उसके बाद देखा उन्होंने कि एक
चैडविक नामक वैज्ञानिक थे, उनके सहपाठी मतलब साथ के ही वो भी वैज्ञानिक थे, खोज कर रहे थे। तो वो भी उसमें खोज करते 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 कहा अरे यार एक तो कण और मिल गया इसमें, उसका क्या नाम उन्होंने कह दिया, ये तो देखो इस पर कोई आवेश है। तो उन्होंने कहा नहीं, इस पर तो कोई आवेश नहीं है कोई आवेश नहीं है। इसको उसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन रख दिया। क्या रख दिया? न्यूट्रॉन। इसलिए न्यूट्रॉन की खोज किसने कर दिया? चैडविक ने कर दिया। फिर एक जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भाई उसमें खोजा तो उसके बीच में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि अब इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, पूरे जो है परमाणु के सन के बारे में मतलब पूरे परमाणु के आकार के जो किनारे किनारे खोखलापन था उसके बारे में उन्होंने खोजा, अपनी रिसर्च करते रहे वो लोग। तो इस तरीके से देखा भैया कि इसमें नहीं कुछ मिल रहा है तो शायद हो सकता है साइड में ही कुछ मिल जाए। तो बगल में उन्होंने देखा तो वहाँ पे जो है उसको एक कण मिला जिसपे ऋण आवेश था, तो उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टाइन ने किया। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने किया। और आपके इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार जो है पूछता है। ठीक, यहाँ पे तीनों लोगों की। अच्छा, अब आप देख लेंगे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। भाई प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं होता है। ठीक, यहाँ ही आप जान जाएंगे। अच्छा, खोज किसने किया प्रोटॉन की? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टाइन ने किया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी को, हल्का कौन होता है? सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और सबसे भारी कौन होता है? सबसे भारी जो है न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। यहाँ आप लोग जान जाएंगे। अब ये कहता है कि भाई जो उसमें होता है कि ये मॉडल देने के बाद ये है कि परमाणु संख्या और परमाणु भार क्या होता है। भाई एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, है ना। तो एटॉमिक नंबर और भाई कोई भी जो है परमाणु हो तो कोई भी मॉलिक्यूल हो, जैसे छोटे छोटे परमाणुओं को मिला करके मॉलिक्यूल बनता है जिसको तत्व कहते हैं। तो तत्व क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब मॉलिक्यूल हैं। तो मॉलिक्यूल कैसे बने? छोटे छोटे एटम्स, छोटे छोटे परमाणुओं को मिला करके जो है एक तत्व का निर्माण, मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। और मॉलिक्यूल को मिला करके एक रेशियो में, एक समान अनुपात में मिला करके जो मिला उसको यौगिक कहा गया। तो इसको भी आप लोग समझेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि जो परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या को उन्होंने जेड से दिखाया। परमाणु संख्या को किससे दिखाया? जेड से दिखाया। अब परमाणु संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है या प्रोटॉन की संख्या होती है परमाणु संख्या। और उसमें एक होता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, उसको उन्होंने ए से दिखाया। उसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है और प्रोटॉन की संख्या। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो उन्होंने इस तरीके के, मान लीजिए ये आपकी ये संरचना हो जाती है, इसके चारों तरफ ये इस तरीके की संरचना हो गई। और ये यहाँ बीच में कौन होगा? न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। और किनारे किनारे ये इलेक्ट्रॉन होंगे। इनकी कक्षाओं में जो है घूमते रहते हैं, बाहरी कक्षाओं में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इनके बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये बाहरी कक्षाओं में इसकी संरचना जो है एटम की संरचना ये हो जाती है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये पूरी संरचना हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि परमाणु द्रव्यमान की संख्या बताइए और परमाणु क्रमांक की संख्या बताइए। तो परमाणु क्रमांक की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक की संख्या हो जाएगी, है कि नहीं? अरे परमाणु की संख्या या परमाणु क्रमांक की संख्या हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि यूरेनियम 235 और ये 92 है। ठीक है, और यहाँ मैं मान लीजिए ये चल नहीं रहा है। अगर अब इसमें हम पूछ दें कि भाई इसमें प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु भार, परमाणु भार माने ए परमाणु भार हो गया और परमाणु द्रव्यमान संख्या जेड हो गया। तीनों की संख्या आप बताइए। तो यहाँ आप क्या करेंगे? ये चल नहीं रहा, दूसरा ले लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे, अब जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ P यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी?
2 हो जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो आपके यानी ये जो है परमाणु भार की संख्या, यानी परमाणु भार की संख्या कितनी होगी? परमाणु भार का मतलब हो गया आपका यानी ये आपका परमाणु ये जो है ए यानी परमाणु भार ए है। ये परमाणु न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या है। तो न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन की संख्या आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? यानी ये आपकी यहाँ हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 92 हो जाएगी और ये आपकी परमाणु संख्या Z, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये भी 92 हो जाएगी। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान के ये जो है ये यानी परमाणु भार की संख्या जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, यानी ये दोनों संख्या हो जाएंगी 235 हो जाएंगी। अच्छा, ये हो गई। प्लस उसमें अब क्या होगा कि अब न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? नहीं, द्रव्यमान की संख्या माइनस जो है क्रमांक की संख्या, द्रव्यमान की संख्या माइनस क्रमांक की संख्या, तो 235 और माइनस 92 इसको करेंगे 3 और 4 143 यहाँ पे देखिए, थोड़ा समझने के लिए समय लगेगा। तो इस तरीके से आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे होता है एक समस्थानिक और एक समभारी, जिसे कहते हैं आइसोटोप्स और एक होता है आइसोबार्स। इसको समझ लेंगे। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप का मतलब कि परमाणु संख्या समान हो, किसी की तत्व की जो है परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम कहेंगे आइसोटोप्स कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन? अभी हाइड्रोजन की ये 1 उसका परमाणु क्रमांक जो समान है, ये भी हाइड्रोजन जिसको प्रोटियम कहते हैं, जिसको ड्यूटेरियम कहते हैं, जिसको ट्राइटियम कहते हैं। यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक, यहाँ भी हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक, यहाँ भी हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक, यहाँ जो है परमाणु भार 2, परमाणु भार यहाँ ये परमाणु भार 1 2 3, ये जो है आपके जो है ये इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के ये समस्थानिक कितने हो गए? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। अच्छा, कह रहा है कि ये आइसोटोप्स हो गए, नहीं इसको कहेंगे समस्थानिक। फिर आइसोबार्स में समभारी कहेंगे। समभारी किसे कहेंगे? जब परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, यानी परमाणु भार मतलब यह जो है ये होता है परमाणु भार, यह होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ये होता है परमाणु भार, ये होता है परमाणु क्रमांक। तो जब ये परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है और परमाणु संख्या समान होती है, तो उसे हम परमाणु भार यानी परमाणु भार समान होता है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उसको हम कहते हैं आइसोबार। अब यहाँ देखेंगे परमाणु जैसे कैल्शियम का आप देखें और पोटेशियम का देखें, तो कैल्शियम में भाई कैल्शियम का ये जो 19 जो है परमाणु क्रमांक है और 40 जो है परमाणु भार है यहाँ पे, और कैल्शियम का पोटेशियम है, ये कैल्शियम है और ये कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो है 20 है और परमाणु भार 40 है, यानी परमाणु भार दोनों का जो है समान है और परमाणु क्रमांक दोनों का भिन्न भिन्न, यहाँ 19 और ये 20 है, तो इसको कहेंगे समभारी। क्या कहेंगे? समभारी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये हो गया। और इसमें जैसे आप देखें कि मतलब ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं में आप देखेंगे ठोस, ये तो सभी लोग जानते हैं भाई, ठोस जो है कि अंतरा आणविक आकर्षण पर सबसे अधिक होता है, इसलिए करीब करीब होते हैं। ठीक है, और द्रव्य का भी गैस की अपेक्षाकृत जो है अधिक होता है और ठोस की अपेक्षाकृत कम होता है। तो ठोस का गुण यानी कौन सा ऐसा पदार्थ जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी है। जैसे ठोस रूप में भी आप पाएंगे, द्रव्य रूप में पाएंगे और गैस के रूप में पाएंगे। तो ये तो जनरल सी बात है। और यहाँ आपके क्वेश्चन में यही आता है कि ये परमाणु की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु भार और परमाणु क्रमांक निकालने के लिए ये आता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और ये इसके बारे में अच्छा, कोई भी तत्व जो है किसी भी तत्व से क्यों क्रिया करता है? क्योंकि वह अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है, जिसे आगे चल करके हम लोग
उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में सबसे पहले बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाहरी कक्षा में तो अब जैसे मान लीजिए आप देखेंगे किसी भी जैसे CH4 है, मीथेन है, CH4 है, मीथेन है। अब यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन और इसकी बाहरी कक्षा में यानी कार्बन के बाहरी कक्षा में, तो ये क्या करता है? ऐसे बना लेता है इस तरीके से H ऐसे ऐसे बना लेता है। तो इस तरीके से वो कोई भी तत्व जो है अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है। जब उसके 8, जैसे आप देखेंगे अक्रिय गैसें हैं, जब उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो किसी से क्रिया नहीं करते। तो अब देखेंगे जैसे जो है NaCl है, NaCl है, तो NaCl है, इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और Cl की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। जैसे HCl है, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों मिल जाते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे संरचना, यहाँ Cl, तो इस तरीके से और इस तरीके से संरचना बनती है। यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसके जो है 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, यानी इसकी भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं बिंदी से, इसको मान लीजिए ऐसे दिखा दिए, इसको 1 2 3 और ये सारी इसको उठा देते हैं, 4 5 6 7, तो यह भी ये 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, ये Cl के, ये Cl ऐसे दिखा देते हैं। तो इस तरीके से इसको हम आगे देखेंगे कि भाई कोई मालिक्यूल किसी दूसरे मालिक्यूल से कैसे जुड़ता है और जुड़ने के बाद वो कंपाउंड कैसे बनाता है, यानी यौगिक कैसे बनाता है। यानी यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है? यौगिक उसे हम कहते हैं कि जो समान अनुपात में किसी मालिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें यौगिक कहते हैं, और जब अनुपात उनका समान नहीं रहता है तो उन्हें मिश्रण कहते हैं। जैसे बुरादे वगैरह हो गए तो उनका समान मिश्रण नहीं होता है, लेकिन जो H2O हो गया और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, है ना, ये जो गैसें हैं एक समान अनुपात में, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से समान अनुपात में मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन ऑक्सीजन से समान अनुपात में मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। इसे हम लोग आगे जानेंगे। आज हम लोग इतना ही एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जाने हैं। अगर इसमें इसके बारे में और फिर हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।